9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फ़ोन जाता है और फ़ोन करने वाला आदमी ये बोलता है कि क्या आप इस महिला डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं। उधर से आवाज़ आती है कि हाँ, क्या हुआ है। फिर फ़ोन करने वाला आदमी बोलता है कि आपकी लड़की का ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका है, आप लोग मेडिकल कॉलेज आ जाइए, और फ़ोन कट कर देता है। इससे पहले कि पिता कुछ पूछते हैं कि हमारी बेटी को आखिर में हुआ क्या है, फिर घर में माँ बोलने लगती है कि आप फ़ोन कीजिए दोबारा और पूछिए कि क्या हुआ है। उसके बाद पिता एक बार, दो बार, कई बार कॉल करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता था, फ़ोन कट कर देता था। लास्ट में एक बार फ़ोन रिसीव भी किया। फिर उसके पिता बोलते हैं कि आखिर में हमारी बेटी को हुआ क्या है। तब उधर से फ़ोन उठाने वाला आदमी बोलता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। फिर वो फ़ोन कट कर देता है। अब पूरे घर में लोग मातम मनाने लगते हैं और रोने लगते हैं कि रात को तो हमारी बेटी से बात हुआ था और बहुत अच्छी थी, आखिर में ऐसा क्या हो गया। फिर वो लोग घर से निकल जाते हैं और जगह जगह लोग जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो भी ये दरिंदगी किया है, जो भी इतनी बेरहमी से ये सब चीज़ हत्या किया है, उसको फांसी हो। तो घर वाले भी कुछ समझ पाते, उसके बाद फिर वो लोग मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो को माध्यम से बताते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना जो मैं लेकर आया हूँ वो कोलकाता की है और बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दर्द भरी है। कैसे एक व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है और इतना आदमखोर बन सकता है और इतना दरिंदा बन सकता है कि इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है। तो चलिए कहानी को पूरा बताते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक सिटी है, वहीं की है। और वहीं पे एक इलाका है लाल बाज़ार, और वही लाल बाज़ार इलाके में एक आरेजकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। और उसी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग डॉक्टर की तैनाती होती है, जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और 8 अगस्त की रात उनकी माँ लगभग 11 बजे फ़ोन करती है और अपनी बेटी से बोलती है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। बेटी बोलती है क्या माँ, तुम बार बार फ़ोन करती रहती हो। फिर माँ बोलती है क्या करूँ, तुम हमारी बेटी हो। फिर माँ से बहुत अच्छे से बात होता है। फिर माँ बोलती है कि अपना ख्याल रखना और ठीक से रहना। फिर बोलती है माँ ठीक है, मैं अच्छे से रहूँगी, और अभी तुम फ़ोन रखो माँ, अभी मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ मरीज को देखने के लिए, और फिर बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। माँ को तसल्ली हो जाता है और ट्रेनिंग डॉक्टर निकल जाती है अपना जो उनका काम रहता है। फिर ट्रेनिंग डॉक्टर मरीजों से मिलते हुए, सबको हाल चाल लेते हुए वहाँ पे हॉस्पिटल में घूम रही होती है और लगभग 2 बजने वाला रहता है। फिर वहीं पे कुछ उनके जीनियर डॉक्टर मिलते हैं, जो ट्रेनिंग डॉक्टर महिला से पूछते हैं कि क्या आपने खाना खाया है। वो बोलती है नहीं। फिर वो जूनियर डॉक्टर और ये ट्रेनिंग डॉक्टर एक साथ में खाना खाते हैं और 2 बज जाते हैं। खाना खाने के बाद जो ट्रेनिंग डॉक्टर महिला होती हैं वो बोलती हैं कि अभी मेरे को थोड़ा सा थकान सा लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। उसके लिए वो चौथी मंजिल पे एक आराम करने के लिए सेमिनार हॉल बनाया रहता है, उस हॉल में चली जाती। फिर 9 अगस्त की सुबह कुछ लोग जब ऊपर जाते हैं हॉल में, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो ट्रेनिंग डॉक्टर निर्वस्त्र वैसे ज़मीन पर लेटी हुई है और हर जगह चोट लगा हुआ है, सर से लेकर पाँव तक सब जगह ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के काट दिया हो, और सब जगह से खून बह रहा होता है और उनकी गर्दन भी टूटी रहती है। और ऐसे लग रहा था कि कोई अपने दांतों से इस सब चीज़ किया है, इतने बेरहमी से काटा है। कोई इतना बड़ा दरिंदा ही होगा जो ये सब चीज़ किया होगा। फिर घर वालों को जानकारी देने के लिए पहले ये बताया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, लेकिन घर वाले जब बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, तब बताया जाता है कि आपकी बेटी का इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया छोड़ के चली गई है। फिर घर वाले जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो देखते हैं कोलकाता में हर जगह प्रदर्शन चालू हो गया है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि उस दरिंदे को फांसी हो जिसने ये हत्या की है, जिसने ये मामला किया है। उस लड़की के पिता सब चीज़ देखते देखते फिर वहाँ पहुँचते हैं, और जब उस हॉल में उस जगह जाते हैं तो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं और खून के आंसू उनके बह रहे होते हैं, और बस एक ही बात बोलते हैं कि हमारी बेटी ने आखिर में किसी का क्या बिगाड़ा था, वो तो सबका मदद करती थी, सबका हेल्प करती थी।
बस लोगों के होठे पे बस यही नाम था। वो तो बहुत अच्छी थी और सबका ख्याल रखती थी और किसी से कभी उनका झगड़ा भी नहीं था, कोई कभी उनको कुछ बोलता भी नहीं था। फिर भी कौन इतनी दरिंदगी तरीके से उनको मारेगा, उनकी हत्या करेगा और अपनी दांतों से सर से लेकर पांव तक, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा, सब चीज़ों को दांतों से इतनी बेरहमी से काटा। आखिर में वो दरिंदा कितना नीच, कितना गिरा हुआ होगा। सबके होठों में बस यही बात रहता है कि बहुत अच्छी थी और उस ट्रेनिंग डॉक्टर की उम्र 31 साल थी। फिर पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद सब लोग रोड पर उतर जाते हैं, हर जगह प्रदर्शन करने लगते हैं और बस एक ही मांग करते हैं कि उसको फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। हर जगह, चाहे वो केंद्र में हो या केंद्र राज्य में हो, हर जगह बस प्रदर्शन चालू हो जाते हैं और सब लोग एक ही मांग करते हैं कि उसको फांसी हो। अब दबाव इतना बढ़ जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी बोलती है कि उसको फांसी हो, लेकिन हम लोग फांसी नहीं दे सकते हैं। हम लोग अपील कर सकते हैं और कानून जो भी उसके साथ में करेगा, मैं यहाँ तक ये भी चाहूँगी कि उसको फांसी हो। फिर वहाँ की SIT जो टीम एक गठित होती है और बारीक से बारीक चीज़ पे नज़र रखना चालू कर देती है और खंगाला चालू कर देती है जहाँ पे ये मर्डर हुआ था। फिर वहाँ पे SIT की टीम सब चारों ओर सब चीज़ देखती है, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर वहाँ पे जो कैमरे लगे रहते हैं, कैमरे में देखा जाता है तो कैमरे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस हाल के पास 5-6 लोग उस रात को टहलते हुए देखे जाते हैं। फिर लोग उनको भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। बाद में उस लाश के पास से एक एयरफोन यानी कि एक बड मिलता है जो कान के वन साइड में लगाया जाता है। पुलिस को ये मिलने के बाद ये हो जाता है कि ये जिसने भी ये हत्या या मर्डर किया है ये उसी का होगा। जो 5-6 लोग वहाँ पे रहते हैं जिनके कैमरे में देखे जाते हैं, उन सबको बुलाते हैं, उनके घर पे जाते हैं और सब लोगों को एक ही बात बोला जाता है कि तुम लोग अपना अपना मोबाइल का ब्लूटूथ चालू करो। 5-6 आदमी जो भी रहते हैं सबको अपना मोबाइल का ब्लूटूथ चालू करते हैं, लेकिन एक आदमी से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। फिर पुलिस को भी शक हो जाता है कि यही सस्पेक्ट है, यही है मर्डर जो किया है, क्योंकि वो जो ब्लूटूथ मिला रहता है वो लाश के एकदम करीब में मिला रहता है। अब पुलिस की नज़रों में वही सस्पेक्ट होता है जिसके मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस थाने लिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम रहता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है और उसका काम ही यही रहता है कि इस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है और किसी न किसी का मदद के या किसी न किसी काम की वजह से इस हॉस्पिटल में आया जाया करता था। इसीलिए हॉस्पिटल वाले भी उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते थे और संजय राय जो होता था कभी भी आता, कभी भी आता जाता है। अब पुलिस वाले संजय राय से पूछताछ करना चालू कर देते हैं। पहले तो संजय राय कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में थोड़ा सख्ती होती है, थोड़ा उससे दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो कबूल लेता है कि हाँ ये मैंने किया है। फिर संजय राय का मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें कुछ गंदी फिल्में भी मिलती है। शायद वो यही चीज़ फिल्म देखकर वो हत्या किया था और उसका वही काम था, बस गंदी फिल्में देखना है। ये खबर मीडिया में चली जाती है, मीडिया वाले उसके घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी एक माँ रहती है और उसकी बहन रहती है। बहन से मीडिया वाले पूछते हैं तो बहन बोलती है कि मेरे से ज़्यादा उससे लगाव नहीं रहता था, अक्सर अपनी बहनों से झगड़ा किया करता था और अपने माँ से भी झगड़ा किया रहता था और आजू बाजू की जितनी भी महिलाएं थी सब उससे डरती थी संजय राय से, क्योंकि वो सब पे बुरी नीयत रखता था। चाहे कम उम्र की महिला हो या ज़्यादा उम्र की महिला हो, सबको एक ही नज़र से बस उसी नीयत से देखता था, गंदी नज़रों से देखता था। अगर कोई कुछ विरोध करता तो अपने आप को पुलिस वाला बताता, जिससे आदमी लोग डर जाता और उसके अड़ोसी पड़ोसी उसे कुछ भी नहीं बोला करते थे। यहाँ तक कि संजय राय ने कई शादियाँ कर रखी थी और शादियाँ करता था और मज़े लेता था। जब उसका मन भर जाता था तो तलाक भी दे दिया करता था। और उसकी एक बीवी थी जिसकी संगीत परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन कोई भी रिपोर्ट या कोई भी केस नहीं हुआ। इसके लिए संजय राय पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और उसके पड़ोसी वाले भी संजय राय से हमेशा डरते रहते थे। संजय राय बताता है कि उस रात 8 अगस्त को दारू पीकर जब ये उस हॉस्पिटल में जाता है और चारों ओर घूम रहा होता है, तब वो महिला डॉक्टर अकेले इसको उस हाल में मिल जाती है और ये उस पर टूट पड़ता है और सारी
दरिंदगी का हद पार कर देता है और उसके साथ में एक बार नहीं कई बार बलात्कार करता है और उसके जिस्म को हर जगह अपने दांत से कटिंग कर देता है। बाद में जब थक हार जाता है तो गला घोटकर उस लेडी डॉक्टर की हत्या कर देता है। फिर पुलिस इसके खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का एफआईआर दर्ज करती है और उस धाराओं में इसको जेल भेज दिया जाता है। और यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी 23 अगस्त तक इसको पुलिस रिमांड में भेज देती है ताकि इससे पूछिए ये कैसे इतनी घिनौनी और इतनी दरिंदगी किया। और कहीं ये तो नहीं था कि ये अकेले नहीं, इसके साथ में भी कोई और था। इसके पता लगाने के लिए अब वो पुलिस रिमांड में और पुलिस इससे बारीकी से बारीकी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ इससे पता लगाने में लगी है कि एक से तो ज़्यादा नहीं थे, इसके कहीं दोस्त भी नहीं थे। अब आगे जो भी मामला आएगा अब बाद में आएगा। और बताया जाता है कि अक्सर संजय राय हमेशा दारू पी के नशा में रहता था और हमेशा दारू पीता था और इस हॉस्पिटल में आता था जाता था, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक था और अक्सर इस हॉस्पिटल में आता जाता था और कुछ भी काम रहता था वो करते रहता था। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक दरिंदे ने एक मासूम लेडीज डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और उसका मर्डर कर देता है उसकी, और अपने दांतों से पूरे जिस्म पे कटिंग कर देता है। तो ये घटनाक्रम सुनाने का किसी का भी दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है और ना किसी का कुछ आहत पहुंचाने का है। बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो कोई भी भाई कोई भी बहन इस घटना को अपने दिल पे मत लेना और आप लोग जागरूक रहना। और आप लोग से एक मैं विनती करता हूँ, कभी भी किसी पे आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए कि कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है। 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें, फिर जाके किसी पे विश्वास करें। और सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज या वो ऐसी संस्था है जहाँ पे महिलाएं लड़कियां काम करती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ाया जाए। अगर इस मेडिकल कॉलेज में ये सुरक्षा रहती या किसी को भी भनक रहती कि वो जो आता है संजय राय हमेशा उस हॉस्पिटल में वो दारू पीता है और वो ऐसा आदमी है जिसे गंदी फिल्मों का लत था, तो शायद इस महिला डॉक्टर के साथ में ऐसा नहीं होता और पहले ही आदमी उससे सचेत हो जाता। तो बस जहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे भी लड़कियाँ रहती हैं, बस वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। और आज की कहानी यही थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि आखिर में उसके साथ अभी क्या हो रहा है। पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद 23 को वो फिर से कोर्ट में पेश होगा। तो कुछ लोग हैं जिनका नाम लेना है जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे वीडियो देखते हैं। तो दीपक कुमार पटना से हैं, रंजीत कुमार बलिया से, सन्नी शर्मा गोरखपुर से, सरफराज आलम देवरिया से और ममता कुमारी दिल्ली से। तो ये कुछ लोग थे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और इनका आज जन्मदिन है, तो इनको ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। और फिर मिलेंगे किसी सच्ची घटनाएँ किसी सच्ची वीडियो के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।